नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र शेखावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस विद जेएस पे। साथियों, आज जो हम बात करेंगे वो मुद्दा अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो रखा है और ये निर्णय है इशू रिलेटिंग टू डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंजेस, अर्थात अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा से संबंधित मुद्दा है जो हाल ही में सीईसी अर्थात सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी या फिर बोले एमएसी अर्थात एमएसी बोले तो मल्टी एजेंसी कमेटी के थ्रू जो परिभाषा दी गई है अरावली हिल्स की, वो जो नई परिभाषा गठित की गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसको हरी झंडी दे दी गई है। तो इस संबंध में जो विभिन्न फैक्ट्स हैं अपन उनको एक बार जो है सारों को रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि ये किस प्रकार से ये मुद्दा अभी जो है सुर्खियों में बना हुआ है। तो उच्चतम न्यायालय का फैसला 20 नवंबर 2025 को आया था और ये जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, तो ये 3 न्यायाधीशों की बेंच के द्वारा दिया गया। इसमें तीनों न्यायाधीश ये हैं, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई तत्कालीन, और इसके बाद में विनोद चंद्र और न्यायमूर्ति NV अंजरिया। तो ये न्यायाधीश अगर एग्जाम की दृष्टि से आपको पूछे तो ये ध्यान रखना है। हालांकि इसके प्रभाव क्या है, निर्णय सही है या गलत, उस पर भी बात करेंगे एक बार, लेकिन सबसे पहले जो इस निर्णय से संबंधित फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये निर्णय जो है सीईसी या एमएसी द्वारा, सीईसी का तात्पर्य यहाँ सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी और एमएसी का मतलब यहाँ पे है मल्टी एजेंसी कमेटी के द्वारा जो अरावली एवं उससे संबंधित संरक्षित क्षेत्र की परिभाषा को सही बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आइए देखते हैं ये निर्णय क्या है, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि इससे पहले अरावली की परिभाषा क्या थी, अर्थात अरावली की परिभाषा एफएसआई अर्थात फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 2010 में जो परिभाषा दी गई थी वो अरावली की परिभाषा क्या थी। तो ये पहाड़ों के संबंध में 20 मीटर ऊंचाई जिस पहाड़ की है और वो 3 डिग्री ढलान के साथ में है, तो उसको पहाड़ की श्रेणी में लिया गया था। और संरक्षित क्षेत्र अर्थात पहाड़ के आसपास का 100 मीटर वाला जो क्षेत्र है उसको संरक्षित क्षेत्र अर्थात, और 2 पहाड़ अगर आसपास में हैं अर्थात 20-20 मीटर ऊंचाई पे 2 पहाड़ हैं तो उनके बीच में 500 मीटर वाला जो क्षेत्र है उसको संरक्षित क्षेत्र माना गया था एफएसएआई द्वारा 2010 में। तो यहाँ बात करते हैं कुल पहाड़ियाँ इस प्रकार 12,081 थी, लगभग 2010 की रिपोर्ट के अनुसार 12,081 पहाड़ियों को माना गया है। इसके बाद में हम देखेंगे कि जनवरी 2000, अब इस जो है ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, तो इसके पीछे क्या कारण रहे, क्यों इस प्रकार ये निर्णय दिया गया है, तो ये सबसे पहले हम देखेंगे कि जनवरी 2024 में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात, अर्थात ये अरावली जो है 4 राज्यों में फैली हुई है। गुजरात के खेड़ ब्रह्म या फिर अपन कहें पालनपुर से लेके और रायसीना की पहाड़ियों तक अर्थात दिल्ली तक फैली हुई है। 4 राज्य इसके अंतर्गत आते हैं, तो एक गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा दिल्ली और चौथा अपना हरियाणा। तो ये 4 राज्यों की सरकार के द्वारा जो है अंतरिम अपील की गई थी। सीईसी का गठन जनवरी में ही कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सीईसी के बाद में मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एमएसी का गठन किया गया। एमएसी का तात्पर्य यहाँ मल्टी एजेंसी कमेटी का है, अर्थात बहुत सारी एजेंसियों से सदस्य लिए गए थे और इस कारण इसको मल्टी एजेंसी कमेटी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ किस किस को लिया गया था, एक बार आप एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखेंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव को लिया गया था। 4 राज्य के वन विभाग के सचिव अर्थात केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और 3 राज्य के जो वन विभाग के सचिव थे उनको इस कमेटी में लिया गया था। इसके अलावा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक को इस कमेटी में रखा गया था। जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि आया था एक, और एक बात करें तो सीईसी अर्थात ये सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई थी, इसका जो है सीईसी का प्रतिनिधि आया था। हम इस कमेटी की इसलिए बात कर रहे हैं कि वास्तव में जो ये परिभाषा दी गई है ये इसी कमेटी के द्वारा दी गई है और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है, इसलिए इस कमेटी की हम बात कर रहे हैं। तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि पर्यावरण मंत्रालय के सचिव, 4 राज्यों के वन विभाग के सचिव, एफएसएआई के महानिदेशक, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि और एक सीईसी का प्रतिनिधि इस कमेटी में थे। अब इनकी परिभाषा क्या थी ये देखेंगे, लेकिन उससे पहले तकनीकी कमेटी और गठित की गई थी एक, ताकि टेक्निकल रूप से भी जो है ये अरावली की परिभाषा में जो मतलब थोड़ी सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर जो है इसकी परिभाषा दे सके, इसलिए तकनीकी कमेटी भी उसके पैरेलल गठित की गई। और
अर्थात पैरेलल मतलब एक कमेटी और गठित की गई उसके साथ में, और एफएसआई के महानिदेशक को इसमें रखा गया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि आया एक, और एक सर्वे ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि आया। तो ये तीनों को मिला के एक कमेटी और तकनीकी कमेटी, और इन्होंने जो परिभाषा बताई अभी 2024-25 में, वो ये बताई कि 30 मीटर ऊंचाई पे जो मतलब जिस पहाड़ की ऊंचाई 30 मीटर से ऊपर हो या फिर 30 मीटर हो कम से कम, और जिसका ढलान अर्थात पहले 3 डिग्री ढलान था, अब 4.57 डिग्री ढलान हो, तो उसको क्या माना जाएगा? उसको माना जाएगा पहाड़ की श्रेणी में। तो इस प्रकार ये पहाड़ की श्रेणी को, लेकिन फिर बाद में एमएससी की रिपोर्ट ने इस तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया, और एमएससी अर्थात जो मैंने पहले आपको बताई जो मेंबर्स हैं, उन्होंने इसकी परिभाषा मानी है 100 मीटर ऊंचाई, अर्थात जो पहाड़ 100 मीटर से कम ऊंचे हैं वो पहाड़ की श्रेणी में नहीं आएंगे। इस प्रकार 12,081 पहाड़ माने गए थे 2010 में, और इनमें से अब 1,048 ही रह जाएंगे इस हिसाब से, इस परिभाषा के हिसाब से। तो यहाँ 90% जो है, 90% जो अरावली वाला एरिया है वो एकदम से खारिज हो जाएगा। तो इसका तात्पर्य, इसका मूल उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे फिर देखते हैं किस कारण से ये परिभाषा गठित की गई है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट द्वारा पर्यावरण मंत्रालय को एक निर्देश दिया गया है कि ICFRE, यहाँ मतलब है इंडियन काउंसिल फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो है ये इंडियन काउंसिल, ये परिषद है एक, और ये भारतीय वानिकी रिसर्च एंड एजुकेशन जो काउंसिल है, उसके जरिए ये बताया कि सस्टेनेबल माइनिंग के लिए शोध जो है ये करे, किस प्रकार वैज्ञानिक रूप से इसका शोध किया जा सके। तो तात्पर्य यह है कि अब अरावली का क्या किया जाएगा? माइनिंग की जाएगी। और जो अरावली आज तक राजस्थान के लिए बरसात लेके आ रही थी, राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोक रही थी, राजस्थान के वन्य जीवों की शरण स्थली बनी हुई थी, बहुत सारे तालाब जो अरावली के अंतर्गत आते हैं, जहां से बहुत सारी नदियां निकलती है, और इसके अलावा उत्तर पूर्वी पूरे भारत को अर्थात गंगा और जमुना के मैदान को बंजर होने से जिसने रोक रखा है, उस अरावली की माइनिंग के बारे में निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ये किसके जरिए ये वैज्ञानिक शोध किया जाएगा कि किस तरीके से अपने को माइनिंग की जानी है। और यहाँ बात करें तो अभी भी अगर जैसे 10% जो मतलब 2010 के फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो सर्वे परिभाषा दी गई थी, उसके तहत अगर देखें तो उसके बाद में भी लीज और रॉयल्टी से पर ईयर राजस्थान सरकार को पर ईयर 5,000 करोड़ का जो है रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है अरावली से। तो इसके बाद में अगर 90% अरावली जो है सरकार के माइनिंग के लिए होगी, तो इससे ये तो क्लियर है कि सरकार को रेवेन्यू तो अच्छा खासा होने वाला है, लेकिन इसके नुकसान बहुत सारे होंगे। और ये कौन कौन से नुकसान होने वाले हैं इसके बारे में अपन बात करेंगे एक बार। अरावली जो है राजस्थान के 9% एरिया में फैली हुई है, अर्थात अरावली का जो क्षेत्र माना जाता है, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो 61% एरिया को कवर करता है राजस्थान के। फिर बात करेंगे अरावली की जो 9% एरिया को कवर करता है। पूर्वी मैदान जो है 23% एरिया को कवर करता है, और हाड़ौती वाला क्षेत्र 7% एरिया को कवर करता है। तो अरावली की बात करें तो अरावली जो है यहाँ गुजरात में, यहाँ हरियाणा में और दिल्ली में, लेकिन ये ज़्यादातर एरिया जो है अरावली का वो राजस्थान से रिलेटेड है, अर्थात राजस्थान इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो यहाँ होगा क्या? अरावली की अगर माइनिंग कर दी जाएगी तो ये मरुस्थलीय जो प्रदेश है जिसको अरावली ने रोक रखा है मरुस्थल बनने से, पूर्वी मैदान को और हाड़ौती को, और इसके बाद में भी बात करें तो दिल्ली हरियाणा और इधर के जो उत्तर प्रदेश वगैरह जो गंगा यमुना का मैदान है वहाँ तक सारा एरिया बंजर हो सकता है। उसके बाद में हम बात करेंगे और प्रभावों की। तो और प्रभावों में तापमान जो पश्चिम से हीट वेव चलती है, जो लू चलती है, उससे अरावली क्या है कि रोक लेती है, और पूर्वी और उत्तर क्षेत्र में जाने से इसको रोकती है, इसलिए वहाँ पे जो है तापमान बढ़ता नहीं है। इसके बाद में अपन बात करें मानसून और वर्षा को खींचती है तो अरावली खींचती है। वन्य जीवों की शरण स्थली है, कम से कम दर्जनों नदियां यहाँ से निकलती है। और इसके बाद में बात करें अपन तो तालाबों की जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या है। तो इस प्रकार अरावली
को लेकर के हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ये सही या गलत ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन जो भी चीज़ें की जा रही हैं हाल ही में देख के, और इससे लगता है कि ये चीज़ें अपने को अल्पकालिक लाभ दे सकती हैं, लेकिन दीर्घकालीन इनका कोई भी लाभ अपने को होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।